हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका फिजिक्स विथ इलेक्ट्रॉनिक्स पाठशाला में। आज के इस लेक्चर में हम लोग क्वांटम मैकेनिक्स यूनिट सेकंड का एक नया टॉपिक पढ़ेंगे जिसका क्या नाम होगा, एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ डायनेमिकल वेरिएबल। ठीक, आज हम लोग देखेंगे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है किसी डायनेमिकल वेरिएबल का या किसी डायनेमिकल क्वांटिटी का, या यहाँ आप क्या कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ क्वांटम मैकेनिक्स, या आप क्या कर सकते हैं एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ ऑब्जर्वेबल। ठीक, तीनों चीज़ क्या है, ऑब्जर्वेबल हो गया या डायनेमिकल क्वांटिटी हो गया या डायनेमिकल वेरिएबल, ये तीनों क्या आपका सेम है। ठीक, ऑब्जर्वेबल क्या होता है, इसके डेफिनेशन को मैं ऑपरेटर जब पढ़ाया था तो वहाँ पे लिखवाया था। ठीक, तो हम लोग क्या देखे थे, इससे पहले हेडिंग के मतलब को समझ लेते हैं तब फिर आगे स्टार्ट करेंगे। ठीक, ये डायनेमिकल वेरिएबल मतलब क्या है, ऐसी क्वांटिटी जिनको हम क्या कर सके, मेजर कर सके। जो मेजरेबल क्वांटिटी होती है उसको हम क्या कहेंगे, डायनेमिकल क्वांटिटीज़, डायनेमिकल वेरिएबल, या उन्हीं को ऑब्जर्वेबल कहते हैं। आप अगर मेरा ऑपरेटर वाला वीडियो देखे होंगे तो उसमें इसका डेफिनेशन भी लिखवाया गया है। ठीक, और उसमें एग्जाम्पल क्या लिखवाया गया है, एनर्जी लिखवाया गया है। एनर्जी क्या है, डायनेमिकल वेरिएबल है, तो मतलब हम लोग एनर्जी का एक्सपेक्टेशन वैल्यू उसमें देखेंगे। फिर किसका देखेंगे, मोमेंटम का देखेंगे, पोटेंशियल एनर्जी कैपिटल V का देखेंगे, और पोजीशन वगैरह जो हैं उनका भी हम क्या देखेंगे, इसमें एक्सपेक्टेशन वैल्यू पढ़ेंगे। ठीक, अब देखिए इसका हिंदी में मतलब आपको पता ही है कि हम क्या कर रहे हैं, जैसे कहते हैं ना कि ये एक्सपेक्टेशन था, ये उम्मीद था, ये अनुमान हम लगाए थे, तुमसे ये एक्सपेक्टेशन था, तुमसे ये अपेक्षा था। तो वैसे ही यहाँ जो वैल्यू है, ये वैल्यू क्या है, एक्सपेक्टेशन वैल्यू है। मतलब ये एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, ये एक एक्सपेक्टेशन वैल्यू है, ये एक रेट वैल्यू नहीं है। ठीक, हम क्या करते हैं, एक अनुमान लगा के उसका एक्सपेक्टेशन वैल्यू लिख देते हैं। ठीक, अगर शुद्ध भाषा में कहें तो जैसे हम लोग क्लासिकल मैकेनिक्स में एवरेज वैल्यू निकालते हैं, वैसे ही क्वांटम मैकेनिक्स में हम लोग एवरेज वैल्यू को ही क्या कहते हैं, एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहते हैं। ठीक, लेकिन यहाँ पे हम लोग एवरेज नाम इसलिए नहीं दे पाते हैं क्योंकि जो हम एवरेज क्वांटम मैकेनिक्स में निकालते हैं वो हमारा एवरेज एक्यूरेट नहीं होता है, वो एक्सेप्टेड होता है। मतलब एक्सपेक्टेशन होता है कि हम उसको अनुमान लगाते हैं कि ऐसा रहा होगा, इसलिए उस एवरेज को हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू नाम देते हैं। ठीक, आगे अभी आप देखेंगे क्यों इसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू नाम देते हैं, जब मैं आपको एग्जांपल के हेल्प से समझाऊंगा। ठीक, तो इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा आपका टाइम ज़रूर लगेगा इस वीडियो में, क्योंकि टॉपिक थोड़ा टेढ़ा है। और देखिएगा इसमें एक दो वर्ड ऐसे आएंगे जो आप नहीं पढ़े हैं। देखिएगा लास्ट में मैं स्टेट यूज़ करूँगा, साइन स्टेट, ये आप नहीं पढ़े, थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। एक लिमिट यूज़ करूँगा, माइनस इन्फानाइट टू प्लस इन्फानाइट, ये भी आपको थर्ड चैप्टर में पढ़ना है। लेकिन आपके सिलेबस का डिज़ाइन ऐसा है कि मेरी मजबूरी है उसको यहीं पे पढ़ाया जाए। अगर थर्ड चैप्टर पहले दिया रहा था, ये सब बाद में था, तो ये सब आपको जो स्टेट वाला वर्ड बोला हूँ, जो माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट, वो समझ में आता है। लेकिन फिर भी आप उसको दिमाग में रखे रहेगा, जब हम लोग तीसरा चैप्टर पढ़ेंगे तो वहाँ एक बार आप पढ़ लेंगे, ये पूरा क्लियर हो जाएगा। ओके, तो अब देखिए हम लोग डेली लाइफ का एग्जांपल लेते हैं और वहाँ से क्या करेंगे, इस वैल्यू को समझने का कोशिश करेंगे। ओके, तो वीडियो ज़रूर थोड़ा लंबा होगा, लेकिन आप वीडियो देखेंगे तो एकदम क्लियर हो जाएगा और आजीवन आपके दिमाग में सेट हो जाएगा कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होता है, कभी भूलने वाला नहीं है। ओके, तो मान लेते हैं कि कोई शादी वगैरह का फंक्शन है, या सिंपली मान लीजिए चलिए कि कहीं मेला वगैरह लगा हुआ है। ठीक, गोरखनाथ का ही मेला ले लीजिए। ठीक, मान लीजिए गोरखनाथ में क्या है, मेला लगा हुआ है, खिचड़ी टाइम जो मेला लगता है आप सभी लोग गए होंगे। ये मान लीजिए x=0 जो है, ये क्या है, गोरखनाथ मंदिर का गेट है, यहाँ से आप इंटर कर रहे हैं। सभी लोग अपने लोकल में जो मेला वगैरह लगता है उसको रिलेट कर लीजिएगा। ठीक, वहाँ से उस चीज़ को समझने की कोशिश करिएगा। अब फिर मान ले रहे हैं कि x=1 मीटर पे एक स्टॉल लगा हुआ है, एक स्टॉल क्या लगा हुआ है, x=2 मीटर पे लगा हुआ है, एक x=3 मीटर। ये कहाँ से है, गेट से इसकी दूरी है। ठीक, फिर एक लगा हुआ है x=4 मीटर पे, इसको मीटर कर दीजिए क्योंकि मीटर है ना, सेंटीमीटर कहाँ रहेगा, x=4 मीटर पे, और जो पांचवा लगा हुआ है वो x=5 मीटर पे स्टॉल लगा हुआ है। ओके, अब स्टॉल लगा, मेला लगा, तो लोग जाएंगे, तो जाहिर सी बात है किसी दुकान पे कुछ पर्सन रहेंगे, किसी पर और संख्या कुछ रहेगी, किसी की संख्या कुछ और रहेगी। तो मैंने रेंडमली मान लिया कि जो x=1 मीटर पे है उस पर क्या है,
2 पर्सन है। जो स्टॉल x इक्वल टू 2 मीटर पे है उस पर 6 पर्सन है। जो स्टॉल x इक्वल टू 3 मीटर पे है उस पर 3 पर्सन है। जो स्टॉल x इक्वल टू 4 मीटर पे है उस पर 7 पर्सन है। और जो स्टॉल x इक्वल टू 5 मीटर पे है उस पर 2 पर्सन है। ठीक, ये रैंडमली मैंने माना है। ये तो मेले के एग्जाम्पल माना है। आप शादी का स्टॉल भी मान सकते हैं, जैसे पानी पूरी का है, चिली पनीर का है, ऐसे आप ये चाउमीन का है, ऐसे आप इसको मान सकते हैं। ठीक, लेकिन पढ़ाते टाइम खाने पीने की चीज़ मानना थोड़ा अच्छा नहीं लग रहा, क्योंकि हो सके आपके मुंह में पानी आने लगे तो आप वीडियो पास करके लगे खाने। तो इस वजह से मैं मेले का एग्जाम्पल ले रहा हूँ। ओके, तो यहाँ से अब क्या लिखेंगे, अगर कोई पूछे कि किसी दुकान पर किसी पर्सन के पाए जाने की क्या प्रोबेबिलिटी होगी, क्या संभावना होगी, तो कैसे हम निकालेंगे, उस दुकान पे जितने पर्सन हैं और टोटल कितने पर्सन उसे डिवाइड कर देंगे। ठीक, तो उसी चीज़ को देखिए लिखे हैं कि अ पर्सन इज सेलेक्टेड रैंडमली। रैंडमली हम किसी में से एक पर्सन को किसी दुकान पर के किसी पर्सन को सेलेक्ट कर लें, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ फ्रॉम स्टॉल x इक्वल टू 2 मीटर। मतलब x इक्वल टू 2 मीटर स्टॉल से अगर हम कोई पर्सन सेलेक्ट कर रहे हैं तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, इसके यहाँ पाए जाने की संभावना क्या होगी। तो ये आपका 11th में जो प्रोबेबिलिटी पढ़े हैं उसी का क्वेश्चन है। तो क्या होगा, इस पर टोटल कितने पर्सन है, 6 पर्सन है, और टोटल मेले में कितने पर्सन है, 20 पर्सन है, तो 6/20 होगा। ठीक, मतलब x इक्वल टू 2 मीटर पे जो दुकान है, गेट से जो 2 मीटर की दूरी पर जो दुकान है, वहाँ पर जो उस पर जो ग्राहक हैं, जो पर्सन हैं, उनके पाए जाने की संभावना क्या है, 6/20 है। 20 पूरे मेले में आए हुए व्यक्ति हैं और 6 क्या है, उस पर x इक्वल टू 2 मीटर वाले स्टॉल पर, काउंटर पर जो शॉपिंग कर रहे हैं उन व्यक्ति का क्या है उनका क्या है, प्रोबेबिलिटी है, पाए जाने की संभावना है। ठीक, ऐसा मैं इसलिए कर रहा हूँ, आगे इसी को रिलेट करना है। ठीक, बस 5 मिनट अभी आप देखेंगे, आपको सब समझ में आ जाएगा। अब देखिए उसी तरह लिखें कि x इक्वल टू 2 पे निकल गया। सिमिलरली हम x इक्वल टू 1 पे अगर किसी पर्सन की पाए जाने की संभावना निकालें, प्रोबेबिलिटी निकालें कि x इक्वल टू 1 मीटर वाले स्टॉल से किसी पर्सन का क्या संभावना होगा, उस पे आने की क्या संभावना होगा, तो उस पे जितने पर्सन हैं डिवाइडेड बाय टोटल कितने पर्सन हैं, तो 20 पर्सन है। सिमिलरली अगर x इक्वल टू 3 मीटर पे हम बात करें तो P3 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 3/20 हो जाएगा, होगा ना। P4 क्या हो जाएगा, 7/20 हो जाएगा। 4 मीटर वाले स्टॉल पे 7 पर्सन है। दिस मीन्स दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ फाइंडिंग द पर्सन फ्रॉम x इक्वल टू 4 मीटर स्टॉल विल बी 7/20 एंड फ्रॉम x इक्वल टू 5 मतलब P5 जो होगा क्या होगा, 5/20। ओके, इस तरह प्रोबेबिलिटी हम लोग फाइंड कर दिए। अब अगर हम x का एवरेज वैल्यू निकालना चाहें तो ये तो सिंपल सा क्वेश्चन है, क्लास 6-7 में आप पढ़ते हैं इसको। x का एवरेज वैल्यू निकालना है, क्या करेंगे, इन सबको जोड़ देंगे। 1 मीटर प्लस 2 मीटर प्लस 3 मीटर प्लस 4 मीटर प्लस 5 मीटर एंड टोटल नंबर ऑफ स्टॉल, तो कितना है, 5 स्टॉल है। सबके दूरी को हम देख लिए और कितने स्टॉल हैं उसको जोड़ लिए। ठीक, तो x इक्वल टू 1 मीटर पे, x इक्वल टू 2 मीटर पे, x इक्वल टू 3, x इक्वल टू 4, x इक्वल टू 5 सबको जोड़े और जितने नंबर ऑफ स्टॉल हैं उससे डिवाइड कर दिए। ऐसा तो आप बचपन में ही पढ़े होंगे। तो x एवरेज जो आया क्या हुआ, x ऊपर बार लगा मतलब क्या, एवरेज कहेंगे। तो जो x बार का वैल्यू हुआ 15/5 3। ठीक, इसको आप प्रैक्टिकली भी दे सकते हैं कि जो x इक्वल टू 3 होगा, यही बीच वाला, इसका नाम क्या होगा, ये एवरेज होगा। 2 इसके इधर है, 2 इसके इधर है। ठीक, तो ये तो आसान था। लेकिन अब हम यहाँ से शुरुआत करेंगे वेटेड एवरेज, x के वेटेज एवरेज की बात करेंगे कि x का वेटेज एवरेज क्या होगा। देखिए लिखे ना, वेटेज एवरेज ऑफ x वेटेड विथ नंबर ऑफ पर्सन्स। ठीक, ये एवरेज हो सकता है आप पढ़े हो, अगर ना पढ़े हो तो अब यहाँ पे सीखिए कि वेटेज एवरेज क्या होता है। यहीं से हम लोग एक्सपेक्टेशन वैल्यू को निकालेंगे और क्वांटम मैकेनिकली कूद जाएंगे। ये अभी जो चर्चाएं हो रही है हमारी क्लासिकल में हो रही हैं, यहीं से हम छलांग लगाएंगे, क्योंकि क्लासिकल के बाद क्वांटम आया था। तो क्लासिकली इसको देखेंगे एवरेज को और कूद जाएंगे किसमें, क्वांटम में, किसी एक साइंटिस्ट का स्टेटमेंट लिख के। ठीक, तो देखते हैं क्या होगा इसका वैल्यू। तो देखिए यहाँ से क्या हो जाएगा, इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको कैसे लिखेंगे, तो इसको लिखने के लिए x इक्वल टू 1 पे, x इक्वल टू 1 वाले पे कितने पर्सन है, 2 पर्सन है। तो 1 इंटू 2 मतलब x इक्वल टू 1 स्टॉल पे 2 पर्सन है। फिर क्या लिखेंगे, प्लस अब x इक्वल टू 2 मीटर वाले स्टॉल पे कितने पर्सन है, 6 पर्सन है। तो क्या हो गया 6। x इक्वल टू 3 मीटर वाले स्टॉल पे कितने पर्सन है, क्या लिखेंगे, 3 इंटू 3, 3 वाले पे 3 पर्सन है। 4 वाले पे कितने पर्सन है,
तो ये क्या होगा 4 इंटू 7, और इसी तरीके से 5 वाले कितने पर्सन है, तो ये क्या हो जाएगा 5 इंटू 2। अब इसको क्या करेंगे, हम डिवाइड कर देंगे। किससे डिवाइड करेंगे, टोटल नंबर ऑफ पर्सन से। इसी को क्या कहते हैं, वेटेज एवरेज। तो आप सोच रहे होंगे कि सर तो यहाँ लेकर आए हैं, इसका हमको कहाँ यूज है। आप सोच रहे होंगे प्रोबेबिलिटी का हमको कहाँ यूज है। ठीक, ये चीज़ आपके दिमाग में आ रहा होगा। तो अभी देखिएगा आगे इस प्रोबेबिलिटी का भी यूज करेंगे। ओके, थोड़ा जगह कम है, इस वजह से ऊपर की लाइन में मिटा रहा हूँ, यहाँ का मिटा रहा हूँ। आपको एग्जाम में सब लिखना नहीं है। अगर आप समझने के लिए चाहते हैं फ्यूचर में कैसे कोरिलेट करें डेली लाइफ के एग्जाम्पल से, तो उसके लिए आप लिख सकते हैं। ठीक, अब देखिए इसके नीचे वाला लाइन मैं यहाँ लिख रहा हूँ। ओके, अब देखिए इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो वेटेज एवरेज ऑफ एक्स होता है उसको एंगुलर ब्रैकेट में रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए इधर एंगल की तरफ ब्रैकेट बनाए ना, इधर भी एंगल की तरफ बनाए, इसको हम क्या कहते हैं, एंगुलर ब्रैकेट। ओके, तो अब यहाँ से देखिए ये क्या हो जाएगा, ये जो वैल्यू होगा ये किसके बराबर हो जाएगा, तो इसको क्या हम ऐसे लिख सकते हैं 1 इंटू 2/20 लिख सकते हैं ना, 1 इंटू 2/20। इसको क्या लिख सकते हैं 2 इंटू 6/20, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं 3 इंटू 3/20, प्लस इसको कैसे लिख सकते हैं, ये कैसे लिखा सकता है आपका 4 इंटू 7/20, और ये कैसे लिखा सकता है, कैसे लिखेंगे 5 इंटू 2/20। ठीक, ऐसे इसको लिख सकते हैं, इसमें तो कोई डाउट नहीं होना चाहिए। क्लियर है यहाँ तक? अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओके, तो अब देखिए ये क्या है, प्रोबेबिलिटी है किसका, x इक्वल टू, यहाँ देखिए निकालें 1 पे प्रोबेबिलिटी है। ये क्या है देखिए, इसी वजह से हम प्रोबेबिलिटी यूज किए थे। ये क्या है, x इक्वल टू 2 पे प्रोबेबिलिटी है 6/20। ये क्या है, x इक्वल टू 3 पे प्रोबेबिलिटी है 3/20। और फिर देखिए यहाँ पे क्या है, ये x इक्वल टू 4 पे प्रोबेबिलिटी है 7/20, और x इक्वल टू 5 प्रोबेबिलिटी है 2/20। तो क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, ये जो वेटेज एवरेज ऑफ x है, इसको हम समेसन लगा के लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे यहाँ पे, समेसन लगाएंगे तो इसको कैसे लिखेंगे, समेसन अगर लगा के लिखना चाहें तो क्या हो जाएगा, x इक्वल टू 1 to 5, और यहाँ क्या लिखेंगे x, और यहाँ क्या लिख देंगे p ऑफ x। देखिए इसको लिखने का फ़ायदा क्या हुआ, जब x इक्वल टू 1 होगा तो यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 1 होगा इंटू P1 होगा, और P1 का वैल्यू क्या है 2/20। ठीक, एक लाइन बीच का स्किप किए हैं, कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हम मैथ के स्टूडेंट हैं, डायरेक्ट भी समझ सकते हैं। फिर उसी तरीके से x इक्वल टू 2 करेंगे तो क्या होगा हमारा, जब x इक्वल टू 2 करेंगे तो यहाँ 2 होगा, यहाँ P2 होगा, तो 2 हो गया, और P2 का वैल्यू क्या होगा, P2 का जो वैल्यू है 6/20। देखिए 6/20 आया, इस तरह अगले सब भी टर्म आ जाएंगे। तो इस तरीके से हम लोग जो वेटेज एवरेज था उसको क्या कर लिया है, कैलकुलेट कर लिए हैं। ठीक, लेकिन अभी तक जो हम लोग का सिस्टम है, अब आपको समझ में आएगा प्रोबेबिलिटी क्यों निकाले थे, उसी बस ये फार्मूला बनाने के लिए। ठीक, ये फार्मूला बनाने के लिए मैंने प्रोबेबिलिटी यहाँ निकाला था। अब देखिए इसी तरीके से ये तो जो हमारा सिस्टम है, ये क्या है, कंटिन्यूअस सिस्टम है, सॉरी ये क्या है आपका डिस्क्रीट सिस्टम है। लेकिन अगर सिस्टम कंटिन्यूअस हो तब क्या होगा, अगर सिस्टम हमारा ओके बच्चों, तो ये देखिए हम लोग जो बात किए हैं ये डिस्क्रीट सिस्टम के लिए बात किए हैं। ठीक, डिस्क्रीट सिस्टम इस ऐसा सिस्टम जिसका बाउंड्री क्या हो, वेल डिफाइन हो। जैसे मान लीजिए हम यहाँ पे खड़े हैं, तो इस रूम में मेरी बाउंड्री वेल डिफाइन है कि इसके उधर मैं नहीं हूँ और इसके इधर मैं हूँ। सिमिलरली अगर इधर राइट हैंड साइड अपने बात करूँ तो इसके उधर मैं नहीं हूँ और इसके इधर मैं हूँ। ठीक, तो मेरा बाउंड्री डिफाइन है। जैसे अगर आप मान लीजिए दोनों साइड में अगर वाल है, ठीक, तो इस वाल से अगर 2 मीटर दूरी है हमारा और उस वाल से 3 मीटर दूरी पे है, तो हम कह सकते हैं कि जो हमारा बाउंड्री है वो क्या है, इस इधर से 2 मीटर दूरी पे है और इधर से लेफ्ट हैंड साइड से 3 मीटर दूरी पे है। तो इस तरीके से मैं अपना बाउंड्री डिफाइन कर सकता हूँ। तो इस तरीके के सिस्टम को हम क्या कहते हैं, डिस्क्रीट सिस्टम। यहाँ देखिए हर एक का बाउंड्री डिफाइन है कि x इक्वल टू 1 मीटर पे है, 1 मीटर के इधर ये नहीं है, मतलब 0.9 पे ये नहीं है, ना 1.1 पे ये है।
ठीक, 1 पे है, 2 पे है, 3 पे, इसका नाम डिस्क्रीट सिस्टम है। लेकिन अगर बात आ जाए कि कंटिन्यूअस सिस्टम है तो उस टाइम इसको कैसे निकाला जाएगा वो चर्चा का विषय है। ठीक, तो कंटिन्यूअस सिस्टम का अगर आप एग्जांपल कनेक्ट करना चाहते हैं तो डिस्क्रीट का मेला वाला कनेक्ट कर दिया हूँ। तो कंटिन्यूअस सिस्टम के एग्जांपल को कनेक्ट करने के लिए हॉस्पिटल वाला जो एग्जांपल है सबसे बेटर एग्जांपल है कि अगर मान लीजिए आप कभी हॉस्पिटल गए होंगे, भगवान न करें कभी जाना पड़े, लेकिन हो सकता हो कभी न कभी ज़रूर गए होंगे, तो आप देखते होंगे जो पेशेंट रहता होगा उसका ब्लड टेस्ट किया जाता है। ठीक, तबीयत ज़्यादा ख़राब है तो ब्लड टेस्ट होता है। तो क्या करते हैं, जो लैब टेक्नीशियन होते हैं वो सिरिंज लगा के ब्लड को निकालते हैं और लैब में ले जाते हैं टेस्ट करने के लिए। तो मान ले रहे हैं ठीक, कुछ ऐसे सिरिंज होता है, ये सिरिंज कुछ ऐसे होता है। ठीक, इसके अंदर ऐसे रबड़ लगा रहता है और यहाँ क्या होता है, आगे नीडल रहता है। ठीक, तो मैं इसको नीडल मान रहा हूँ। ठीक, अब मान ले रहा है कि ये जो बॉडी में हम लोग के टच होगा ये x = 0 है, जो पेशेंट के बॉडी में टच होगा ये नीडल का ये पॉइंट, इसको x = 0 मान ले रहे हैं। ठीक, अब जब ब्लड निकाला जाएगा क्या किया जाएगा, इसको पीछे से खींचा जाएगा तो ब्लड क्या होगा, इसमें आएगा, ब्लड कलेक्ट होना शुरू हो जाता है इसमें। तो ब्लड इसी रास्ते से होकर पास करेगा। और आपको पता है ब्लड में क्या होंगे, कई तरीके के सेल होंगे, RBC होंगे, रेड ब्लड सेल होंगे, WBC होंगे, वाइट ब्लड सेल होंगे, तो ये सब आपको पता है। ठीक, बायोलॉजी में पढ़े हुए हैं। तो अब जब ये इसको निकाला जाएगा तो इसमें ब्लड लगे होंगे तो क्या होंगे, इसमें ब्लड सेल्स भी होंगे। तो अगर कोई कहे किसी 2 पॉइंट के बीच में कितने ब्लड सेल हैं, तो इस टाइम पे काउंट करना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि 2 डिफरेंट पॉइंट के बीच क्या होते हैं, इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होते हैं। अगर कोई कहे यहाँ 1.4 है तो 1 इंटू, और ये 1 है तो 1 इंटू 1.4 के बीच इनफाइनाइटली मेनी नंबर्स होंगे। तो इस तरीके के सिस्टम में जिसमें हम क्या कर रहे हैं, सेल्स को अलग अलग काउंट नहीं कर सकते हैं, ये पूरा लगातार ब्लड लगा हुआ है, हर एक पॉइंट पे सेल होंगे। तो अब ये सिस्टम क्या होगा, कंटिन्यूअस हो गया, क्योंकि इसको हम परफेक्टली डिफाइन नहीं कर पा रहे हैं कि इस बाउंड्री के बीच इतने सेल होंगे, इस बाउंड्री के बीच इतने सेल होंगे। ठीक, तो अब ये सिस्टम हमारा क्या होगा, कंटिन्यूअस सिस्टम में कन्वर्ट हो गया। तो अब इस टाइम पे हम क्या करते हैं, इस तरीके के सिस्टम में समेशन की जगह हम क्या यूज करते हैं, कंटिन्यूअस सिस्टम में समेशन का नाम है सम करना। तो अब इस समेशन को हम क्या करते हैं, इस साफ से रिप्लेस कर देते हैं। साफ मतलब इंटीग्रेशन से क्या करते हैं, रिप्लेस कर देते हैं। ठीक, देखिए जैसे यस क्या है, इंग्लिश लेटर यस है। ठीक, यस मीन्स क्या, सम का पहला लेटर है, तो यही क्या है, समेशन जो है ये ग्रीक का क्या है, ग्रीक लेटर है। ठीक, इसका मतलब भी सम करना होता है, और इंग्लिश में यस को भी क्या कहते हैं, सम करना कहते हैं। इसी यस को थोड़ा सा फैला दें, इधर थोड़ा सा फैला कैसे करते हैं, ऐसे, तो यही हम लोग का देखिए कुछ इस फॉर्म में निकल जाता है, उसी को क्या कहते हैं, इंटीग्रेशन कहते हैं। मतलब इंटीग्रेशन मीन्स भी क्या होता है, सम करना होता है। जैसे अगर इसको एग्जाम्पल समझे तो मैं खाने के एग्जाम्पल दे रहा हूँ, इसको आप मान लें कि ये जो समेशन है, इसके लिए मैं एग्जांपल मान ले रहा हूँ कि जो बुनिया से आप लड्डू तैयार कर रहे हैं। ठीक, और इसको मान ले रहा हूँ कि बेसन वाला लड्डू है। ठीक, तो ये समेशन जो हुआ है इसमें क्या है, चीज़ों को हम काउंट कर सकते हैं। जैसे जो बड़ी वाली बूंदी का लड्डू तैयार करते हैं, ठीक, तो उसमें क्या है, उसको हम काउंट कर सकते हैं कि इसमें 8 बूंदी, 10 बूंदी, 20 बूंदी लगा के क्या किए हैं, उसका सम किए हैं तो लड्डू तैयार हुआ है। तो वो कैसा सिस्टम है, डिस्क्रीट सिस्टम है। तो उसको सम करना मतलब क्या करना, समेशन करना। लेकिन अगर और छोटे लेवल पर चलना है, जैसे बेसन का लड्डू है, तो हम बेसन के पार्टिकल्स को नहीं काउंट कर पाएंगे कि वो कितने पार्टिकल्स को मिला के हम बेसन का लड्डू बनाएं। तो जो बेसन के लड्डू में सम कर रहे हैं, बना रहे हैं, तो वो प्रोसेस क्या है, इंटीग्रेशन है। और दोनों लड्डू को फोड़ दिए तो अलग अलग हो गया, छोटा छोटा हो गया, वही क्या है आपका इंटीग्रेशन, वही क्या है, डिफ्रेंसिएशन है। लड्डू बनाना समेशन, और लड्डू को फोड़ देना डिफ्रेंसिएशन। डिफ्रेंसिएशन का छोटा करना, तोड़ना, और इंटीग्रेशन मीन्स क्या, सम करना। तो इंटीग्रेशन कब यूज करते हैं, जब पार्टिकल एकदम छोटा छोटा हो, काउंटेबल ना हो। जैसे बेसन वाले लड्डू के पार्टिकल क्या है, काउंटेबल नहीं है। ठीक, उसको आपस में करके गोल बना के लड्डू तैयार करते हैं। लेकिन बूंदी वाला लड्डू अगर हम 10-20 बूंदी लेके, ऐसे बड़ा वाला बूंदी की बात कर रहे हैं, छोटा वाला बूंदी तो वो भी काउंटेबल नहीं है। तो बड़ा वाला बूंदी के लड्डू को अगर हम लेके क्या करें, ऐसे काउंट कर बनाए तो लड्डू भी बन जाएगा। तो वो समेशन कर रहे हैं क्योंकि हम काउंट कर ले रहे हैं, और उसको लड्डू प्रिपेयर करना मीन्स क्या, एक सिस्टम तैयार कर रहे हैं सम करके, तो वो क्या होगा वहाँ पे, उसको समेशन के एग्जाम्पल आप समझ सकते हैं। क्लियर। तो अब यहाँ पे क्या करेंगे, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए हम क्या करेंगे, तो जो ये एवरेज होगा फॉर कंटिन्यूअस सिस्टम, उसको कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को देखा जाएगा।
ओके, तो लिखेंगे फॉर अ कंटिन्यूअस सिस्टम, फॉर अ कंटिन्यूअस सिस्टम, कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए जो ये एवरेज होगा, ये एवरेज क्या होगा, कुछ ऐसे दिया जाएगा, क्योंकि देखिए एग्जांपल दिया ना, इसमें हम ब्लड सेल काउंट नहीं कर सकते तो इंटीग्रेशन यूज करेंगे, क्योंकि सिस्टम हमारा क्या है, कंटिन्यूअस हो गया है। इसमें क्या लिखेंगे, 0 से इनफाइनाइट और यक्स पी यक्स, और जब इंटीग्रेशन यूज किए तो किसके रिस्पेक्ट कर रहे हैं, यक्स का एवरेज काउंट कर रहे हैं, तो क्या लिख देंगे, डी एक्स लिख देंगे। ओके, अब देखिए कंटिन्यूअस सिस्टम के लिए मैं लिखा। अब इसी चीज़ को अभी तक जो पढ़े हम लोग, ये क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़े हैं, अब इसी चीज़ को अगर क्वांटम में बताना होगा तो वहाँ क्या लिखेंगे, इन क्वांटम मैकेनिक्स एक्सपेक्टेशन वैल्यू, जो एवरेज वैल्यू निकाल रहे थे, अब क्वांटम मैकेनिक्स में वैल्यू क्या हो जाएगी, एक्सपेक्टेशन वैल्यू हो जाएगी। क्यों उसको एक्सपेक्टेशन वैल्यू कहेंगे, अभी आगे मैं एक एग्जाम्पल से उस चीज़ को क्या करूँगा, रिलेट करूँगा। ठीक, इस चीज़ को एग्जांपल से क्लियर कर दूंगा अभी। ठीक, तो पहले यहाँ समझ लीजिए कि इन क्वांटम मैकेनिक्स यही जो वैल्यू है इसको क्या कहते हैं, हम एक्सेप्टेशन वैल्यू कहते हैं। ओके, अब देखिए इसको कैसे लिखेंगे, 0 टू इन्फाइनाइट यक्स पी एक्स डी एक्स, सेम वैल्यू लिख देंगे। लेकिन वेव फंक्शन जो साई है, आगे हम लोग को नेक्स्ट चैप्टर में पढ़ना, उसको मैक्स बोरान साहब ने बताया था, एक अपना इंटरप्रिटेशन दिया था, स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन, जिसको हम लोग स्टैटिस्टिकल मैकेनिक्स में पढ़ेंगे। ठीक, उन्होंने बताया था कि जो वेव फंक्शन है उसके फॉर्म में हम क्या करते हैं, प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करते हैं। जैसे अगर प्रोबेबिलिटी निकालना है तो क्लासिकल मैकेनिक्स के लिए जो प्रोबेबिलिटी हम यूज करेंगे, क्या यूज करते हैं, मॉड साई का स्क्वायर, या इसी को क्या कहते हैं, साई स्टार साई कहते हैं। जहाँ पे साई क्या है, वेव फंक्शन है, ये वेव फंक्शन क्या अगले चैप्टर हम लोग पढ़ेंगे। ठीक, और साई स्टार क्या है, इस वेव फंक्शन का कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट होता है। जैसे मान लीजिए इसका वैल्यू, जो वेव फंक्शन का वैल्यू है, ई के पावर क्या है, आई एक्स है, तो इस साइन स्टार का जो वैल्यू होगा कॉम्प्लेक्स कॉन्जुगेट, मतलब जहाँ पे प्लस आई रहेगा वहाँ पे माइनस आई हो जाएगा। ठीक, तो फॉर स्टैटिस्टिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ वेव फंक्शन बाय मैक्स बोरान, मैक्स बोरान ने बताया था कि जो क्वांटम मैकेनिज्म हम प्रोबेबिलिटी को व्यक्त करेंगे, वो पी एक्स से न लिख के उस प्रोबेबिलिटी को हम क्या करेंगे, साइन स्टार साइन से व्यक्त करते हैं। और जो साइन होता है, जब ऑपरेटर में पढ़ाया था तो आपको बताया था, वो पोजीशन और टाइम का क्या होता है, फंक्शन होता है। ठीक, तो इस तरीके से जो यक्स होगा, यक्स का एवरेज अब क्वांटम मैकेनिक्स में, और जो लिमिट होगा वो माइनस इन्फाइनाइट से स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो अब जो ये माइनस इन्फाइनाइट वाला लिमिट क्या है, ये भी अगले चैप्टर हम लोग को पढ़ना है डिटेल में। ठीक, तो जो यक्स का एवरेज वैल्यू होगा, अब ये एक्सेप्टेशन वैल्यू कहलाएगा। यहाँ तो हम एवरेज कर रहे थे, क्योंकि एग्जैक्ट मैं एवरेज कैलकुलेट कर ले रहा था, लेकिन यहाँ पे एग्जैक्ट एवरेज नहीं बता पाते हैं, इसीलिए उस एवरेज को हम लोग एक्सेप्टेशन वैल्यू का नाम दे देते हैं। ठीक, अभी एग्जाम्पल से हम लोग इसको क्लियर कर लेंगे। तो देखिए अब इसको यक्स को क्या लिखेंगे, माइनस इनफाइनाइट से इनफाइनाइट यक्स साइन स्टार एक्स टी साइन एक्स टी डी एक्स। ठीक, यक्स है इसलिए डी एक्स लिखना पड़ेगा, वाई रहता तो डी वाई लिखते। क्लियर है। अब देखिए इस यक्स को हम चाहें तो बीच में ले जा सकते हैं। ठीक, एक नोटेशन हम लोग आगे हो आप पढ़ेंगे। ठीक, उसमें देखिएगा यक्स टी यहाँ लिख सकते हैं, यहाँ यक्स। ठीक, नोटेशन डिराक नोटेशन। ठीक, उसका मेन मतलब जो उसको अच्छे से आपको पढ़ना है, डिराक डेल्टा नोटेशन होता है, जिसमें ब्रा और केट वगैरह आता है, तो ये सब एमएससी में डिटेल में है। ठीक, तो उन सब चीज़ों में मेन मतलब है एक्स को बीच में रखना है, क्योंकि वहाँ पे यूज होता है। अगर आप चाहें तो किनारे भी एक्स को रखें तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अधिकतर बुकों में एक्स को बीच में रखा हुआ है, क्योंकि डिराक नोटेशन में हम लोग इसका बीच में रख के ही यूज़ करते हैं। ठीक, तो इस वजह से आप भी इसको बीच में यूज करिएगा। जब आप डिराक नोटेशन फ्यूचर में कहीं पढ़ेंगे तब इसका मतलब समझ में आ जाएगा क्यों इसको बीच में रखते हैं। ओके, क्लियर है। तो इस तरीके से ये हम लोग का एक्सेप्टेशन वैल्यू निकल गया। लेकिन वास्तव में ये यक्स बता क्या रहा है, क्वांटम मैकेनिकली देखा जाए कि यक्स क्या बता रहा है, तो कैसे इसको समझेंगे। तो अगर मान लीजिए 5 बॉटल है, 5 बॉटल है आपके, और सभी के सभी सेम स्टेट साई में हैं। ठीक, और सभी के सभी का इनिशियल पोजीशन क्या है, सेम है, और उसमें क्वांटम पार्टिकल रखे हुए हैं। क्वांटम पार्टिकल में क्या, ऐसे पार्टिकल, जैसे देखिए मार्कर है, इसको मैं छोटा कर ले रहा हूँ। ठीक, तो मार्कर का ऐसा टुकड़ा करूँ, इतना छोटा पार्ट कर दूँ, उससे छोटा पार्ट होना पॉसिबल ही ना हो, उसको क्या कहेंगे, क्वांटम पार्टिकल। ठीक, इस मार्कर का वो छोटा छोटा पार्ट जिससे और आगे छोटा पार्ट ना बन सके, उसी को क्या कहते हैं, क्वांटम पार्टिकल्स।
ठीक, किसी भी ऑब्जेक्ट का छोटा छोटा पार्टिकल, मतलब ऐसा पार्टिकल जिसको आगे अब हम नहीं तोड़ सकते, वो क्या कहलाता है, क्वांटम पार्टिकल कहलाता है। जैसे इलेक्ट्रॉन आप ले सकते हैं। ठीक, तो मान लेना है 5 बॉटल है, पाँचों में इलेक्ट्रॉन एज अ क्वांटम पार्टिकल का एग्जाम्पल कंसिडर कर सकते हैं। पाँचों में क्या है, क्वांटम पार्टिकल्स हैं। ठीक, अब सबका एक्स को मैं नोट किया, तो जब क्वांटम सिस्टम का ये नेचर है कि जब आप उसको ऑब्जर्व करेंगे तो उसमें डिस्टर्बेंस होता है। जब आप क्वांटम पार्टिकल को ऑब्जर्व करेंगे, इसका मतलब सिस्टम अब डिस्टर्ब हो रहा है। ठीक, अब इसको एक और एग्जांपल समझेंगे। तो उस टाइम पे पांचों बॉटल में जो हम क्या करते हैं, ये लाइन आपको समझ में इससे नहीं आएगी जो बॉटल और बता रहा हूँ, लेकिन अभी एक लड्डू की एग्जांपल समझाएंगे आपको। ठीक, पहले समझ लीजिए, यहाँ पे 5 बॉटल हैं, पाँचों में क्वांटम पार्टिकल्स हैं, पाँचों का इनिशियल कंडीशन सेम है, पाँचों का साइन क्या है, सेम है। तो अगर इनका एक्सेप्टेशन वैल्यू निकाला जाए तो जो एक्सेप्टेशन वैल्यू होगा यक्स का, हर एक बॉटल में क्या होगा, यक्स का अलग अलग कुछ ना कुछ पोजीशन होगा। उन पोजीशन का एवरेज हम कैसे निकालते हैं, वो एवरेज ऐसे निकालते हैं। ठीक, जैसे समझिए क्लासिकली अगर देखा जाए, मान लीजिए एक क्लास में 20 बच्चे हैं। ठीक, और मैं 40 लड्डू ला रहा हूँ। एक क्लास में कितने बच्चे हैं, 20 बच्चे हैं और 40 लड्डू लाया, हर एक बच्चे को 2-2 लड्डू दे दिया। तो क्लासिकली हम ये कह सकते हैं कि हर एक बच्चों को 2-2 लड्डू मिला, मतलब एवरेज 2-2 लड्डू हर एक बच्चे को मिला। लेकिन अभी मैं क्लास में आऊँ और 20 बच्चे हैं, या आपके टीचर क्लास में आते हैं, मान लीजिए क्लास में 20 बच्चे हैं और वही 40 लड्डू छोड़कर चले गए, आगे मेज पे रखे और छोड़ के चले गए, तो उस कंडीशन में क्या होगा, जिसके अंदर जितना पावर होगा वो उतना लड्डू लूट के रख लेगा। जिसके अंदर जितना, जो आगे वाले ब्रेंच वाले बच्चे होंगे वो चाटे मुंह में भर लेंगे, चाटे पॉकेट भर लेंगे, चाटे बैग में भर लेंगे कि रास्ते में खाएंगे पॉकेट वाला, और घर चल के बैगों में से निकाल के खाएंगे। ठीक, और पीछे वाला बेचारा बैठा है, जब तक आगे पहुंच रहा है उठ के तब तक डिब्बा एकदम क्लीन है, लग ही नहीं रहा उसमें लड्डू है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, आप एवरेज निकालेंगे तो क्या एवरेज सबके लिए सही होगा, नहीं होगा। इस कंडीशन में भी अगर हम एवरेज निकालें तो एवरेज यही नहीं जाएगा कि हर एक बच्चे को 2-2 लड्डू मिला होगा। लेकिन क्वांटम मैकेनिकली देखा जाए, क्वांटम मैकेनिकली अगर हम एवरेज की बात करें तो ये जो एवरेज हम निकाल रहे हैं, ये एवरेज परफेक्ट एवरेज नहीं है। जो लड्डू 2-2 हाथ में दिए वो तो क्लासिकल एग्जाम्पल था, अब लड्डू आगे हम रख के चल जा रहे हैं तो क्या होगा, ये क्वांटम मैकेनिक्स का एग्जाम्पल, लड्डू आगे जो रख के चल जा रहे हैं। ठीक, तो इस कंडीशन में क्या होगा, जो बच्चा जितना आगे बैठा रहेगा, जितना डिब्बे के पास होगा, उतना आधे लड्डू निकाल सकता है, पीछे वालों को कुछ भी नहीं मिलेगा। तो अब हम बाहर से आए, हमको जो एवरेज निकालना है तो हम तो यही न मानेंगे कि सबको 2-2 लड्डू आपस में बांट लिए होंगे, लेकिन वास्तव में ऐसा हुआ, वास्तव में ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब क्वांटम मैकेनिक्स में वास्तव में एवरेज नहीं लग रहा है, हम तो एक्सेप्टेशन ऐसा कर रहे हैं, हम तो ऐसा अनुमान लगाए हैं कि सबको 2-2 मिल गया होगा। यही क्वांटम मैकेनिक्स है, उसमें एग्जैक्ट हम चीज़ें मेजर नहीं कर पा रहे हैं, उसमें हम एक्सेप्टेशन कर रहे हैं, ऐसा अनुमान लगा रहे हैं कि ऐसा सबके साथ हुआ होगा। वही क्या होता है, हमारा एक्सेप्टेशन वैल्यू होता है। ठीक, अब क्वांटम पार्टिकल्स इतने छोटे हैं कि उनके पोजीशन को मेजर करना क्या है, कोई किसी बॉटल किसी पोजीशन पे है, कोई किसी बॉटल किसी पोजीशन पे है, तो उन सबको मेजर करके हम एवरेज वैल्यू का तो रहे निकाल रहे हैं, लेकिन ये एवरेज वैल्यू नहीं है, ये एक्सेप्टेशन वैल्यू है। जैसे क्लासिकली लड्डू हाथ में दिए तो सबका एवरेज हमको पता है, लेकिन क्वांटम मैकेनिकली हम तो एवरेज निकाल दे रहे हैं कि सबको 2-2 लड्डू मिला होगा, लेकिन वास्तव में क्या है, जो क्लास के बच्चे होंगे वही जाने होंगे, कह रहे होंगे सर अगवा वाला 5 खाया, पीछे वाले को नहीं पाया। तो क्या वास्तव में क्लासिकली एवरेज सही निकल, क्वांटम मैकेनिकली एवरेज सही निकला, नहीं ना। इसीलिए वहाँ क्या करते हैं, हम एक्सेप्टेशन कर लेते हैं, एक अनुमान लगा लेते हैं कि ऐसा हुआ होगा। क्या ये चीज़ क्लियर है? अब देखिए एक चीज़ बताया हूँ कि सिस्टम, जब क्वांटम मैकेनिक्स के सिस्टम को स्टडी करते हैं तो वो क्या होता है, डिस्टर्ब होता है। मतलब सिस्टम क्या होता है, कुछ उसमें डिस्टर्बेंस क्रिएट होता है। जैसे मान लीजिए आपके टीचर आपके क्लास में आए और अटेंडेंस वाला रजिस्टर रख के और चाक वगैरह रख के चले गए, तो जैसे ही आपके टीचर जाएंगे आप फॉर्म में आ जाएंगे, कोई रील्स बनाएगा, कोई हल्ला करना शुरू कर दे, कोई ब्रेंच पे ऊपर चढ़ के बैठेगा, तो बगल में अगर क्लास चल रहा है तो आप पूरा नॉइस क्रिएट करेंगे। तो बगल के क्लास के टीचर आए, आपके क्लास के बच्चों को देखे और आपके सर से गए कंप्लेन करने। अब जैसे ही आपके सर आ रहे हैं तो पहले तो सिस्टम डिस्टर्ब था, 10 बच्चे खड़े थे, 10 बच्चे बेंच पे खड़े थे, 10 बच्चे रील्स बना रहे थे, 5 बच्चे सेल्फी ले रहे थे पाउड बना, ठीक। लेकिन जैसे ही आपके टीचर आएंगे तो क्या होगा, आप तुरंत सभी लोग खड़े हो जाएंगे। तो इसका मतलब क्या हुआ, आप रेंडमली मूव कर रहे थे, लेकिन आपके टीचर जब आपको ऑब्जर्व करने आए तो आप क्या हो गए, आपके चेंज हो गया जो सिस्टम आपका था, मतलब आप रेंडमली थे, अब सब लोग एकदम ऐसे खड़े हो गए। इसका मतलब क्या है,
क्वांटम मैकेनिक्स में भी यही है, जब हम सिस्टम को ऑब्जर्व करने जाते हैं तो क्या होता है, कुछ ना कुछ उसमें चेंजेस आते हैं, कुछ ना कुछ डिस्टर्बेंस आते हैं। क्लियर है? होप आप समझ रहे होंगे। ठीक, तो ये तो हम लोग समझने के लिए किए। एक बार फिर से समझाता हूँ। जैसे मान लीजिए लड्डू की एग्जाम्पल ही शायद बेस्ट एग्जाम्पल है। जैसे मान लीजिए क्लासिकली अगर देखा जाए, क्लास में 20 बच्चे हैं, 40 लड्डू आया और क्या हुआ, आपके टीचर सबको 2-2 लड्डू दे दिए, तो क्लासिकली क्या हुआ, एवरेज 2-2 पता चल गया। जैसे यहाँ पे एवरेज निकला था किस दुकान कितने हैं, तो अभी हम लोग देखे थे एक्स का वैल्यू 3 आया था, क्योंकि 5 दुकान थी तो बीच वाला 3 आ गया था। तो वैसे ही क्लासिकली क्या है, 2-2 लड्डू सबको मिला। लेकिन वही सर किसी दूसरे दिन लड्डू लेके आ रहे हैं 40 लड्डू और आगे रख के चले जा रहे हैं, मान लीजिए पोडियम पे ही रख के चले गए। ठीक, और तब क्या होगा, जो पोडियम के पास में बच्चे होंगे वो क्या होंगे, लड्डू निकालेंगे। ठीक, लड्डू निकालेंगे और क्या करेंगे, अपने इच्छा भर पहले खा लेंगे, पॉकेट में भर लेंगे, बैग में भर लेंगे। पीछे वाले जब तक जाएं, वहाँ जाकर देखेंगे, तब तक क्या होगा, ऐसा केस हो सकता है कि डिब्बा खाली हो। इसका मतलब क्या हुआ, किसी को 10 लड्डू मिला, किसी को 2 मिला, किसी को 1 भी लड्डू नहीं मिला। तब जब सर आएंगे देखेंगे डिब्बा खाली है, तो वो क्या अनुमान लगाएंगे, वो तो वही ना कहेंगे कि भाई 2-2 लड्डू सबको मिला होगा। लेकिन क्या ये कंडीशन सही नहीं ना है, ये तो एवरेज हुआ ना 2-2 कंडीशन वाला। तब ये तो एवरेज वो कह रहे हैं कि 2-2 लड्डू मिला होगा, लेकिन वास्तव में क्या ये एवरेज सही है, नहीं ना है, क्योंकि वो तो देखे नहीं किसको कितना लड्डू मिला है। इसलिए वहाँ पे अब ये क्वांटम मैकेनिक्स की बात कर रहे हैं, जब डिब्बा छोड़ के चल जा रहे हैं, तब वहाँ पे एवरेज की जगह हम एक्सपेक्टेशन वैल्यू यूज कर लेते हैं, हम अनुमान लगा लेते हैं कि सबको 2-2 मिला होगा। लेकिन वास्तव में ऐसा नहीं है, क्योंकि एवरेज कहेंगे तो इसका मतलब सेम वही एक्यूरेट वैल्यू है। ठीक, इसी वजह से वहाँ एवरेज जगह एक्सेप्टेशन यूज़ करते हैं। हम ऐसा अपेक्षा कर लेते हैं सब बच्चे आपस में 2-2 बांट लिए होंगे। क्लियर, वही होता है आपका क्वांटम मैकेनिक्स का एक्सेप्टेशन वैल्यू। ठीक, आगे हम लोग अब देखेंगे कि एग्ज़ाम में क्या लिख कर आना है। एक चीज़ और समझ लीजिए, अगर ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, ये एफ ऑफ एक्स के फॉर्म में लिखेंगे, तो क्या होगा, इसको ऐसे लिखेंगे -∞ to ∞ साइन स्टार एक्स टी, और यहाँ एफ एक्स लिखेंगे और यहाँ पे साइन एक्स टी लिखेंगे, और क्या होगा, ये डी एक्स होगा। ठीक, मतलब ऐसा वेरिएबल, ऐसा डायनेमिकल वेरिएबल जो क्या होगा, एक्स का फंक्शन होगा, डायरेक्ट उसको यहाँ रखेंगे। जैसे पोटेंशियल एनर्जी क्या एक्स का फंक्शन है, तो यहाँ भी रख देंगे और यहाँ क्या कर देंगे, भी रख देंगे। लेकिन यही अगर एनर्जी चाहे मोमेंटम का बात करेंगे, तो एनर्जी मोमेंटम क्या होगा, एक्स का फंक्शन नहीं होगा। तो उस केस में हमको क्या करना पड़ेगा, एनर्जी और मोमेंटम का एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालने के लिए उसके ऑपरेटर को यहाँ पे यूज करना पड़ेगा। ठीक, अभी आगे हम लोग देखेंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए अभी तक हम लोग एग्जाम्पल से समझे थे कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या होगा, तो वो तो सेशन लिखने वाला था नहीं। अब अगर एग्ज़ाम में पूछता है कि एक्सपेक्टेशन वैल्यू क्या है, तो कैसे लिखेंगे, इस चीज़ को देखा जाएगा। तो देखिए कैसे स्टार्ट करेंगे, लिखेंगे द एक्सपेक्टेशन वैल्यू और एवरेज वैल्यू का ही दूसरा रूप है। एवरेज मतलब एक्यूरेट हम बात कर रहे हैं, लेकिन उसी का तो रूप है। हम एवरेज निकालें, लेकिन एवरेज अधिकतर बोलते नहीं है, क्योंकि हम तो अनुमान लगा के बोलते हैं ना। तो मोर और लेस एक्सपेक्टेशन वैल्यू को हम एवरेज वैल्यू भी मान सकते हैं। ठीक, तो क्या कहेंगे, द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ORR एवरेज वैल्यू ऑफ एनी डायनेमिकल क्वांटिटी इज अ मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। मैथमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन कर रहे हैं फॉर द रिजल्ट ऑफ सिंगल मेजरमेंट। ठीक, मैथमेटिकली हम क्या कर रहे हैं, उसको एक्सप्लेन करते हैं। जैसे लड्डू वाला एग्जाम्पल लिए, मैथमेटिकली हम अनुमान लगा लिए होंगे कि हर बच्चे को 2-2 लड्डू मिला होगा, लेकिन वास्तव में मिला नहीं ना। तो इसीलिए हम उस अनुमान को क्या, इसलिए उस एवरेज मैथमेटिकली हम एवरेज निकाल लिए कि हर बच्चे को 2-2 लड्डू मिला होगा, लेकिन वो वास्तव में क्या था, हम तो अनुमान लगाए थे ना। इसीलिए क्वांटम मैकेनिकली उसको एक्सेप्टेशन कर दिए और क्लासिकली उसको एवरेज कर दिए। लेकिन मोर और लेस अधिकतर बुक में इसको एवरेज भी कंसिडर कर लिया कि क्लासिकल में जो एवरेज है उसी को एक्सपेक्टेशन कहते हैं, इसलिए उसको आप एवरेज लिख सकते हैं। ठीक, अब क्या होगा, वो मैथमेटिकली हम क्या करें, उसको कैलकुलेट किए। अभी इंटीग्रेशन वाला पढ़े थे तो मैथमेटिकली कैलकुलेशन ना हुआ, तो मैथमेटिकली कैलकुलेट किए, इसलिए लिखे हैं मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन। और जब भाई उसको सॉल्व करेंगे तो एक सिंगल रिजल्ट मिलेगा कि 2 लड्डू मिलेगा, 20 लड्डू मिलेगा, 25 लड्डू मिलेगा, तो वही लिखा गया। ठीक, कि एक सिंगल मेजरमेंट के लिए हम क्या करते हैं, मैथमेटिकल एक्सप्लेनेशन निकालते हैं किसी डायनेमिकल क्वांटिटी का। ठीक,
अब देखिए दूसरा डेफिनेशन क्या हो सकता है, इट मे बी डिफाइंड एज द एवरेज ऑफ द रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ऑन द इंडिपेंडेंट सिस्टम। बात सही है, लार्ज नंबर, मान लीजिए क्लास में 500 बच्चे हैं, स्कूल की बात कर लीजिए 500 बच्चे हैं, कितना कितना लड्डू मिला होगा, तो वहाँ भी क्लासिकली देखेंगे तो एवरेज निकालना है, क्वांटम मैकेनिक्स देखेंगे तो एक्सपेक्टेशन वैल्यू निकालना है। तो वह लिखा गया है कि ये क्या है, इट में भी डिफाइन को डिफाइन कर सकते हैं कि एवरेज है ऑफ द रिजल्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ मेजरमेंट्स ऑन इंडिपेंडेंट सिस्टम। ठीक, इंडिपेंडेंट सिस्टम क्यों यूज किए हैं, क्योंकि हम अगर 2 लड्डू खा रहे हैं, जरूरी नहीं कि अगला 2 खाए, वो 10 खाने की क्षमता रख सकता है, 5 वो हमारे ऊपर डिपेंड नहीं है। ठीक, इसीलिए इंडिपेंडेंट सिस्टम यूज किया गया। ठीक, अब मैथमेटिकली इसको कैसे लिखेंगे, मैथमेटिकली द एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ एनी ऑब्जर्वेबल्स, ऑब्जर्वेबल मतलब डायनेमिक क्वांटिटी स्टार्टिंग बताए हैं, कैसे लिखेंगे, मे बी रिटन एज एफ एंगुलर ब्रैकेट में एवरेज बताएगा, या इसी को एक्सेप्टेशन वैल्यू कहेंगे, इज इक्वल टू माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट साइन स्टार एफ साइन डी वी। डी वी मतलब क्या, डी वी इक्वल टू क्या होता है, डी एक्स डी वाई डी जेड। 3D में बात कर रहे हैं इसलिए डी वी लिख दिए हैं। ठीक, अब आगे डिफरेंट, इसको डिब्बे में बंद कर लीजिएगा आप। अब आगे क्या करेंगे, डिफरेंट क्वांटिटी के क्या करेंगे, हम लोग देखेंगे कि डिफरेंट डायनेमिकल वेरिएबल के एक्सेप्टेशन वैल्यू क्या क्या होंगे। ठीक, देखिए अब अगर हम एनर्जी का एक्सेप्टेशन वैल्यू निकालना चाहें तो कैसे निकालेंगे, तो क्या लिखेंगे, द एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ एनर्जी इज गिवन बाई, तो ई लिख देंगे। अब चूंकि ई फंक्शन है नहीं, अभी हम बताए थे पीछे ना कि ये अगर एफ क्या, एफ ऑफ एक्स अगर है, ये एफ ऑफ एक्स है और यहाँ डी एक्स है, पीछे अभी फार्मूला देखिएगा जो बताए थे। ठीक, तो डायरेक्ट उस वैल्यू को रख देते हैं। जैसे पोजीशन क्या है, एक्स वाई जेड आता है तो फंक्शन ऑफ एक्स है, फंक्शन ऑफ वाई फंक्शन ऑफ जेड है, तो एक्स रखेंगे, डायरेक्ट यहाँ एक्स लिख के काम चल जाता है। पोटेंशियल भी एक्स का फंक्शन है तो यहाँ भी लिखेंगे, यहाँ भी लिखेंगे, काम चल जाएगा। मतलब भी और पोजीशन और पोटेंशियल ऑपरेटर का जो है, बस आप सिंबल यहाँ रखिए और यहाँ उसका भी और एक्स रख दीजिए तो काम चल जाएगा। लेकिन एनर्जी मोमेंटम ये सब क्या है, एक्स के फंक्शन नहीं है, इस वजह से क्या करना है, इसमें इसको एक्स के फंक्शन फॉर्म हम नहीं लिख पा रहे हैं, इस वजह से इसको क्या करते हैं, ऑपरेटर के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तब यहाँ पे ई लिखे हैं तो यहाँ पे ई लिखेंगे, तब ई ऑपरेटर एनर्जी ऑपरेटर का वैल्यू पुट करेंगे, आई एच कट बाहर ले सकते हैं और इस तरीके से हमारा एक्सेप्टेशन वैल्यू हो गया। आपकी बुक में इसको डी टाउ से भी दिखा सकता है। इसका मतलब क्या होता है, ये वॉल्यूम एलिमेंट होता है डी एक्स डी वाई डी जेड। ठीक, आप मैथमेटिकल फिजिक्स में इसको पढ़े हुए हैं, क्लियर। जब आप प्रॉब्लम करेंगे तो ये सब चीज़ें आपको समझ में आएंगी। अभी ये सब चीज़ें आपको एक बार एमएससी में दोबारा पढ़ना है। ठीक, देखिए बच्चों, अब एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ मोमेंटम के लिए क्या करेंगे, तो मोमेंटम की जगह भी हम क्या करेंगे, ऑपरेटर यूज़ करेंगे। ठीक, तो अब यहाँ पी लिखे, यहाँ पर पी लिखे, बीच में पी ला दिए। ठीक, फार्मूला था ना हम लोग का, ये क्या था, माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट साइन स्टार एफ साइन था। ठीक, तो एफ की जगह हम क्या ला रहे हैं, वो फंक्शन ला रहे हैं जो डायनेमिकल क्वांटिटी ला रहे हैं। ठीक, तो पी लाए, अब पी ऑपरेटर वैल्यू एच कट अपॉन आई डेल होता है। ठीक, तो उसको लिख दिए। अब ऐसे भी लिख सकते हैं, एच कट आई को बाहर ले लिए, या एच कट आई की जगह हम माइनस आई एच कट भी लिख सकते हैं। अगर ऊपर आई नीचे आई से मल्टीप्लाई कर दें तो क्या हो जाएगा, नीचे आई स्क्वायर हो जाएगा, तो -1 ऊपर चल जाएगा, तो माइनस आई एच कट माइनस इन्फाइनाइट से इन्फाइनाइट साइन स्टार डेल साइन डी भी लिख सकते हैं। ठीक, अब अगर कंपोनेंट फॉर्म में एक्सेप्टेशन वैल्यू लिखना चाहे मोमेंटम का, तो क्या हो जाएगा, पी एक्स एच कट अपॉन आई, यहाँ क्या हो जाएगा आपको पता, ये जब हम लोग निकाले थे कंपोनेंट फॉर्म में, तो किसके कंपोनेंट के लिए क्या आया था, एक्स कंपोनेंट के लिए क्या आया था, एच कट आई डेल बाई डेल एक्स आया था। एच कट आई को बाहर ले लिए, एच कट बाई आई को बाहर ले लिए हैं, डेल बाई डेल एक्स के साथ साइन को चिपका दिए, या इसको इस फॉर्म में भी लिख सकते हैं। ठीक, उसी तरीके से अब यहाँ वाई आ जाएगा एक्स की जगह, और देखिए यहाँ पे डी एक्स आएगा, चूंकि इसमें तीनों कंपोनेंट समाहित है ना, डी एक्स डी वाई डी जेड, ये 3D में बात कर रहे हैं और ये पूरा होल कंपोनेंट है, तो इसमें तीनों कंपोनेंट हैं। अब अलग अलग कर रहे हैं, तो जब एक्स वाला लेंगे तो उसके साथ डी एक्स आएगा, जब वाई वाला लेंगे उसके साथ वाई आएगा, जब जेड वाला लेंगे तो उसके साथ क्या होगा, जेड आएगा। ठीक, तो इस तरीके से जेड वाले के साथ हम लोग निकाल दिए। और ये वैल्यू अगर आप ऑपरेटर देखें तो ये आपके लिए खेल लग रहा होगा। अगर आप मेरा ऑपरेटर वाला वीडियो नहीं देखें तो फिर 20% ये टॉपिक 20% ज़्यादा आपको समझ में नहीं आएगा। ठीक, अगर आपको वीडियो देखना हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, क्वांटम क्लासिकल दोनों का, आप जाके पहले ऑपरेटर देखिए। ओके, तो स्क्रीनशॉट लेते रहिए आप। देखिए अब एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ काइनेटिक एनर्जी निकालना है, तो काइनेटिक एनर्जी को टी से हम लोग रिप्रेजेंट किए थे जब ऑपरेटर पढ़े थे। ठीक,
तो यहाँ टी लिख देंगे और यहाँ टी बीच में आ जाएगा। अब इस टी ऑपरेटर का वैल्यू माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m डेल स्क्वायर पुट कर देंगे और माइनस एच कट स्क्वायर बाई 2m जो कॉन्स्टेंट्स को बाहर रख देंगे, बाकी टर्म को बीच में छोड़ देंगे, तो यहाँ से काइनेटिक एनर्जी का वैल्यू निकल जाएगा। अब फिर अगर एक्सेप्टेशन वैल्यू ऑफ वेलोसिटी की बात करें तो कैसे दिया जाएगा, तो वेलोसिटी को स्मॉल v से रिप्रेजेंट करेंगे, कैपिटल V से हम लोग पोटेंशियल एनर्जी को क्या करेंगे, लिखेंगे। ठीक, तो इस वजह से आप इसको ध्यान रखिएगा कि स्मॉल v क्या होगा, वेलोसिटी के लिए हम लोग यूज़ करेंगे। ऑपरेटर में बताया था इस चीज़ को। तो स्मॉल v ये क्या जाएगा, माइनस इन्फानाइट से प्लस इन्फानाइट साइन स्टार v साइन डी वी। अब स्मॉल v का ऑपरेटर वैल्यू क्या है, स्मॉल v ऑपरेटर मतलब वेलोसिटी ऑपरेटर वैल्यू क्या है, एच कट बाई आई एम इंटू क्या है, डेल। तो एच कट बाई आई एम कॉन्स्टेंट इसके बाहर लाए और डेल को साइन के साथ चिपका दिए तो एक फंक्शन निकल गया ये। ठीक, तो इस तरीके से ये हो गया। अब अगला हम लोग देखेंगे पोटेंशियल एनर्जी का। ओके स्टूडेंट, तो अब हम लोग देखेंगे एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पोटेंशियल एनर्जी इज गिवन बाय, कैसे देंगे। अभी बताया था ना कि जब लिखे थे लास्ट लाइन जिसमें समझाया था आप लोग को एग्जांपल से कि अगर एफ ऑफ एक्स लिखते हैं तो क्या लिखते हैं, माइनस इन्फानाइट से इन्फानाइट साइन स्टार एफ एक्स साइन डी एक्स लिखते हैं, ऐसे बताए थे। तो जब एफ एक्स का फंक्शन रहता है तो एज इट इज उसको यहाँ भी लिख देते हैं और यहाँ भी लिख देते हैं, उसका कोई ऑपरेटर यूज करने की जरूरत नहीं। या अगर आप यहाँ से नहीं समझ रहे हैं तो छोड़ दीजिए इसको। ठीक, भी ऑपरेटर खुद अपना एक ऑपरेटर होता है। तो जब भी यहाँ पे है तो अभी तक हम लोग यहाँ वैल्यू यूज़ कर रहे थे, लेकिन हम वैल्यू नहीं यूज करेंगे यहाँ पे, क्या ऑपरेटर का वैल्यू यूज कर रहे थे, लेकिन अब यहाँ पे डेल ओल वाला फॉर्म नहीं यूज करेंगे क्योंकि भी ऑपरेटर क्या है, खुद अपना एक ऑपरेटर है, इसलिए यहाँ भी रखेंगे तो यहाँ भी रख देंगे। अगर इससे नहीं समझ में आ रहा है गोली मारिए इसको। ठीक, भी खुद अपना ऑपरेटर है, भी इज इट्स ओन ऑपरेटर, दैट्स वाई वी पुट भी हियर इन प्लेस ऑफ एफ। ओके, अब देखिए आर ऑपरेटर जो है ये खुद अपना एक ऑपरेटर होता है, पोजीशन ऑपरेटर खुद एक अपना ऑपरेटर होता है, इसलिए आर की जगह आर रखेंगे। ठीक, ऑपरेटर के वैल्यू के सेंस में बात करेंगे तो ये खुद अपना ऑपरेटर है इसलिए आर रखेंगे। ठीक, यहाँ से आप कंफ्यूज हो सकते हैं इसलिए इसको हटा दीजिए, एमएससी में पढ़िएगा उसको। अब देखिए कंपोनेंट फॉर्म में लिखा जाए तो कंपोनेंट फॉर्म में एक्स कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, एक्स डी एक्स हो जाएगा। वाई कंपोनेंट का वैल्यू क्या होगा, वाई जब आर अपना ऑपरेटर है तो एक्स अपना होगा, वाई अपना खुद ऑपरेटर होगा, जेड अपना खुद ऑपरेटर होगा। ठीक, तो एक्स कंपोनेंट ऑफ पोजीशन ऑपरेटर, वाई कंपोनेंट ऑफ पोजीशन ऑपरेटर एंड दिस इज द जेड कंपोनेंट ऑफ पोजीशन ऑपरेटर। ओके, तो यहाँ पे एक्स है तो यहाँ पे एक्स होगा, यहाँ पे वाई है तो यहाँ पे वाई होगा, और यहाँ पे जेड है तो यहाँ पे जेड होगा, और इससे एक्सेप्टेशन वैल्यू हम लोग लिख लेंगे। अब इसमें तीनों कंपोनेंट है इसलिए डी भी लिखे हैं, इसमें हर कंपोनेंट अलग अलग है इसलिए यहाँ डी एक्स लिखे हैं, इसलिए डी वाई लिखे हैं, इसलिए डी जेड लिखे हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग डिफरेंट डायनेमिकल क्वांटिटीज़ के एक्सेप्टेशन वैल्यू को आज समझे और उसका नोट्स ही बना लिए। उम्मीद है आपको समझ में आया होगा। अगर आपको समझ में आता है तो आप अपना वैल्यूएबल फीडबैक जरूर दीजिए। आज दिन में वीडियो रिकॉर्ड नहीं कर पाया हूँ, उसके वजह से अभी रात के 11:30 बज रहे हैं। मैं सोच रहा हूँ आपका सिलेबस टाइम से ख़त्म करूँ, इस वजह से रात को 11:30 बजे मैं आपका वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। अभी 1-1.5 घंटे में आपके पास वीडियो चल जाएगा और आप सुबह उसको देख लीजिएगा। ओके, कोशिश किए थे लेकिन दिन में टाइम न मिलने से लेट हो गया, इस वजह से वीडियो रात में रिकॉर्ड करना पड़ रहा है। कल फिर क्लासिकल मैकेनिक्स का लेक्चर आपको दूंगा, आज बस क्वांटम मैकेनिक्स का लेक्चर आपको दे पाऊंगा क्योंकि टाइम नहीं है, अब 11:30 रात के बज चुके हैं। ओके, तो आप आज एक लेक्चर देखिए और जो आपको डाउट हो पूछते रहिए। साथ ही साथ मैं सोच रहा हूँ एक न्यूमेरिकल भी आपको दे दूँ, आप उस न्यूमेरिकल को सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, इसी बेस्ट न्यूमेरिकल है। और जो आपका वैल्यूएबल फीडबैक है उसको ज़रूर दीजिए। ठीक, अगर आप वैल्यूएबल फीडबैक देंगे तो हम लोग को मोटिवेशन मिलता है और एक्स्ट्रा एनर्जी के साथ हम लोग आपके बीच वीडियो लेकर आते हैं। ठीक, तो चलिए एक न्यूमेरिकल मैं नोट कर देता हूँ। ठीक, एक न्यूमेरिकल मैं नोट कर दिया हूँ एक्सेप्टेशन वैल्यू का। अगर आप सॉल्व करना चाहें तो सॉल्व करिएगा और डाउट हो तो आप व्हाट्सएप टेलीग्राम पर इस डाउट को पूछ सकते हैं। ठीक, इसी तरीके से न्यूमेरिकल आपके एग्जाम में भी आ सकते हैं। क्या लिखे हैं, कैलकुलेट द एक्सपेक्टेशन वैल्यू ऑफ पी, पी मतलब मोमेंटम फॉर द वेव फंक्शन। तो साई क्या वेव फंक्शन है। अब देखिए कि इसमें केवल एक्स लिखा हुआ है, इसका मतलब ये जो मोमेंटम अगर पी दिया है तो अंडरस्टूड है कि इसके पी एक्स कंपोनेंट की बात करना है, इसके पी एक्स कंपोनेंट का क्या निकालना है, एक्सेप्टेशन वैल्यू निकालना है। ये चीज़ अंडरस्टूड है क्योंकि एक्स दिया है, इसका मतलब वाई और जेड कंपोनेंट 0 होगा। क्लियर।
और वेव फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अभी हम लोग पी एक्स का फार्मूला देखे थे एक्सेप्टेशन वैल्यू निकालने के लिए। उस फार्मूले में आप क्या करिएगा, साइन और साइन स्टार की वैल्यू को लेकर पुट करिएगा और पी एक्स ऑपरेटर की वैल्यू को पुट करिएगा और सॉल्व करिएगा, तो इसका वैल्यू आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।